तो वहाँ से भी पानी अब होटल का नहीं आता। गवर्नमेंट तो कंटिन्यू कर रही है जो भी है। गंगा की सफाई को देखकर इतनी खुशी हो रही है, इतना साफ सुथरा है पानी के पत्थर जो है नीचे, पानी के नीचे पत्थर तक आप देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है। पन्नी डाल दिया, फिर डाल दिया, कोई चीज़ भी नहीं मिलेगी, अब नहीं रहती। जो नमामि गंगे वाले मोदी जी ने जिनको जहाँ पे उनका कार्यक्रम होता है, नगर पालिका के कर्मचारी हैं, वो लगे रहे वहाँ, जगह जगह कूड़ादान बना रखा है। पहले जो गंदगी थी वो गंदगी अब गंगा जी में नहीं है। घाट में बहुत अच्छी सुविधाएं आने देती है। साफ सुथरा बढ़िया, अच्छा लगा। हाँ, सब जगह पे क्लीनिंग वीनिंग अच्छा है, जल भी सफा हो रहा है। गंगा, गंगा क्या है? नदी, आस्था, आशीर्वाद, व्यवसाय या फिर जीवन? कितना अच्छा लगता है इस तरह से खुली हवा में आना, सैर करना, एक्सरसाइज करना, किसी गार्डन में, नदी के घाट के किनारे या किसी तालाब के किनारे। आजकल सारी लोकल गवर्नमेंट्स जो होती है डेकोरेट कर देती है उसे, ताकि लोग आ सके वहाँ पे खुली हवा में कम से कम कुछ पल स्पेंड कर सके। पर कभी सोचा है कि क्या होगा कि ना तो ये नदियाँ होंगी, ना ये खुली हवा होगी, ना ही पेड़ होंगे। फिर कहाँ जाएंगे आप खुली हवा में सांस लेने के लिए, प्रकृति के साथ कुछ पल बिताने? वही एसी की हवा होगी, वही चार दीवारी होगी, ना तो प्राकृतिक छाँव होगी, ना शुद्ध पानी होगा। दोस्तों, आज का जो दिन है 26 नवंबर 2021 का शुक्रवार है, और आज मैं निकल रहा हूँ एक ऐसे सफ़र में जहाँ मैं स्टडी करूँगा हमारे भारतवर्ष के सबसे बड़े एक ऐसे प्रोजेक्ट को जो हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी को बचाने के लिए चलाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नमामि गंगे प्रोजेक्ट की, लेकिन किसी सरकारी नज़रिए से नहीं, ना ही किसी विरोधाभासी नज़रिए से। मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को स्टडी करने जा रहा हूँ एक आम पब्लिक के नज़रिए से, एक आम टूरिस्ट के नज़रिए से। मैं बात करूँगा वहाँ रहने वाले लोगों से, मैं बात करूँगा वहाँ आने वाले सैलानियों से कि क्या वाकई नमामि गंगे प्रोजेक्ट हमारी माता गंगा को बचाने में कारगर साबित हुआ है या नहीं। कहते हैं कि कई हजार साल पहले कपिल मुनि के श्राप से भागीरथी के 60,000 पूर्वज भस्म हो गए थे। जब भागीरथी के पितरों का तर्पण नहीं हो पा रहा था, तब उसने कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए बहुत ही कठोर तपस्या की। उसके इस तप से प्रसन्न होकर गंगा जी ने भागीरथी के पूर्वजों और धरती के उद्धार के लिए धरती पर आने का निश्चय तो कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी गंगा जी का रौद्र स्वरूप। मैं गंगा हूँ, धरा को शिव का वरदान हूँ। मैं गंगा हूँ, धरा को शिव का वरदान हूँ। मैं गंगा हूँ, जीवन हूँ, ज्ञान हूँ। पावन हूँ, निर्मल हूँ, आकाश से उतरी हूँ। पावन हूँ, निर्मल हूँ, आकाश से उतरी हूँ। धरती की मैया हूँ, पहाड़ों से बहती हूँ। जीवन को रचती हूँ, ग्रंथों में बसती हूँ। शिव ने कभी समेटा था जटाओं में, भागीरथी ने पुकारा था प्रार्थनाओं में। और मैं आ पहुंचा हूं योग, मेडिटेशन और आध्यात्म की नगरी में। वो नगरी जहां लोग खुद को खोजने आते हैं, स्वयं की खोज में आते हैं, ईश्वर की खोज में आते हैं और आध्यात्म के ज़रिए ईश्वर तक पहुंचने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। वैसे मैं यहाँ आया हूँ गंगा जी की खोज में। यही नहीं, पूरे उत्तराखंड में मैं खोज रहा हूँ गंगा जी को, और खोज रहा हूँ उनका निश्चल निर्मल स्वरूप। वैसे तो ऋषिकेश में भी गंगा जी का पानी उतना ही स्वच्छ, उतना ही निर्मल है, लेकिन ऋषिकेश वो स्थान है जहाँ गंगा जी पहली बार शहरीकरण के चपेट में आती है, और यही वो स्थान है जहाँ से गंगा जी मैली होना शुरू होती है। तो मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि आप मेरे पीछे का ये जो पूरा व्यू है इसका मज़ा उठा सकें। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ अमन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अचरात छत्तीसगढ़। हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है, माइक लगा के बात कर रहा हूँ, शायद आवाज़ अच्छी आ रही हो, या हो सकता है अभी भी हवा की थोड़ी आवाज़ आपको आ रही हो। अगर ऐसा हो रहा है तो
थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि पीछे का जो नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ ऋषिकेश के शत्रुघ्न घाट पे, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये राम झूला है। ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं ये हमारी उत्तराखंड सीरीज़ का चौथा एपिसोड है। आज से मैं ऋषिकेश के जो लोकल घाट हैं, जो मंदिर हैं, जो लोकल मार्केट है, वहाँ घूमने वाला हूँ कुछ दिनों तक, और आपको भी घुमाने वाला हूँ अपने वीडियोस के साथ साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। राम झूला के आसपास बहुत से प्राचीन मंदिर तथा आश्रम हैं। उन्हीं में से एक है प्राचीन शत्रुघ्न मंदिर। शत्रुघ्न घाट से बाहर आते ही थोड़ी दूरी पे कुछ कदम चलने के बाद आपको शत्रुघ्न जी का एक प्राचीन मंदिर मिलेगा। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है प्राचीन शत्रुघ्न मंदिर। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं भगवान शत्रुघ्न के। तो ये है भगवान शत्रुघ्न का प्राचीन मंदिर, शत्रुघ्न घाट के पास में ही है। यह प्राचीन मंदिर लक्ष्मण जी तथा आदि बद्रीनारायण जी को समर्पित है। इसके साथ ही यहाँ राम जानकी की भी बहुत ही सुंदर प्रतिमा विराजमान है। सामने शत्रुघ्न घाट से विशाल गंगा जी नजर आती है। गंगा नदी के तट पर बहुत से प्राचीन आश्रम बने हुए हैं, और इन्हीं आश्रमों के पीछे एक विशालकाय पहाड़ी नजर आती है, जिसके शीर्ष पर विराजमान है भगवान नीलकंठ महादेव। तो ये है राम झूला। गाड़ियाँ भी चलती है और पैदल भी आप जा सकते हैं। राम झूला की दूसरी तरफ गंगा जी का एक मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग बहुत से घाटों का निर्माण कराया गया है, जिसमें यहाँ आने वाले श्रद्धालु स्नान करते हैं। सुबह यहाँ मछलियाँ चारा खाने आती हैं, इसीलिए यहाँ आने वाले दर्शनार्थी मछलियों को चारा खिलाते हैं और उन्हें देख के रोमांचित भी हो जाते हैं। शायद आप में से बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे या शायद नहीं जानते होंगे कि गंगा जी और माँ पार्वती दोनों आपस में सगी बहनें थीं, और दोनों ही शिव जी से विवाह करना चाहती थी। परंतु नारद ऋषि के समझाने के बाद गंगा जी ने शिव जी से विवाह का हठ त्याग दिया और आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने का फैसला लिया। 750 फुट लंबे इस 35 साल पुराने राम झूले का निर्माण तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 1986 में करवाया था। तब उत्तराखंड भी अविभाजित उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। जो शिव नहीं वो सत्य नहीं, इसी सत्य को जानकर उन्होंने पारिवारिक सुख को त्याग कर सन्यासी जीवन को चुन लिया। शायद यहीं से गंगा के त्याग की कहानी शुरू होती है। हरिद्वार और ऋषिकेश भारत के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, इसीलिए यहाँ हर रोज पूरे भारत से हजारों श्रद्धालु आते हैं। हमारी मुलाकात एक ऐसे ही श्रद्धालु संतोष कुमार जी से हुई। हाँ, बहुत साफ है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पहले की अपेक्षा बहुत साफ सफाई नजर, बहुत ज़्यादा साफ है। सारी चीजें। सरकार का जो ये योजना है बहुत अच्छा चला है। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं। बिहार से आए। क्या नाम लिखते हैं? संतोष कुमार। पूरी फैमिली के साथ आए हुए। तो आपको लगता है कि इससे गंगा जी जो है आने वाले समय में काफी विकास होगा, बहुत स्वच्छ होगा। गंगा की सफाई को लेकर संतोष कुमार जी की उम्मीद यूं ही नहीं बंधी है। इस बात की गवाही देते हैं यहाँ के ये साफ सुथरे घाट, जहाँ सिवाय बालू के आपको और कोई भी गंदगी नजर नहीं आएगी। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यहाँ पूजा पाठ और कर्म कांड करवाने आते हैं। इसके साथ ही वो गंगा जी में स्नान भी करते हैं। फिर भी यहाँ गंगा जी का जल इतना स्वच्छ है कि नीचे की जमीन भी आराम से दिख जाती है, मानो वो जल नहीं कोई पारदर्शी दर्पण हो। पर यह सब कुछ हमेशा से ही ऐसा नहीं था।
यहाँ भी पहले गंदगी हुआ करती थी। होटलों, आश्रमों के गंदे पानी सीधे बह के गंगा जी में आकर मिला करते थे। क्योंकि पहले तो ये जो आश्रम है ना, हाँ। ये आश्रम को पानी भी कनेक्शन उसी में डाल रखा था। अच्छा। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। योगिनी केतन के नीचे हाँ। वहाँ से भी पानी ऐसे ही आता था। तो वहाँ से भी पानी अब होटल का नहीं आता है, तो काफी कंट्रोल में। काफी कंट्रोल पे, मतलब नमामि गंगे प्रोजेक्ट का कुछ तो फायदा हुआ है। पहले के घाटों में ये था, गंदगी ज्यादा होती थी। अच्छा। और घाट प्रॉपर तरीके से नहीं थे। और अब घाट जो है ना प्रॉपर तरीके से है। पीछे बगल में देखो रेलिंग में जो पानी दिख रहा है ना आपको, हाँ वहीं पे। नमामि गंगे परियोजना के आने के बाद जहां एक ओर लोगों में जागरूकता आई, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत से आश्रमों और होटलों के सीवेज लाइन को डाइवर्ट किया गया, जो पहले सीधे गंगा जी में आकर मिल जाते थे। राम झूला की दूसरी तरफ इन तंग गलियों में जहां बहुत से आश्रम हैं, वहीं आपको एक अच्छा खासा मार्केट भी नज़र आ जाएगा, जहां आपको कपड़े, खाने पीने और ज्वेलरी आदि की बहुत सी ऐसी दुकानें मिलेंगी जहां के सामान आपको अपनी ओर ज़रूर आकर्षित करेंगे। ये रामफल है। ऋषिकेश में राम झूला के आसपास ये आपको खूब देखने मिलेगा। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री राम इस क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने भी इस फल को चखा था। इसीलिए यहाँ आने वाले दर्शनार्थी एक बार तो रामफल जरूर चखते हैं। बात जब खाने पीने की हो तो गोलगप्पों को भला कौन भूल सकता है। ऋषिकेश में आने वाले दर्शनार्थियों को खाने पीने की कोई कमी नहीं। यहाँ आपको जगह जगह रेडियों पर गोलगप्पे, आलू टिक्की चाट, वेज बिरयानी और बहुत से ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो दिन भर आपके मुंह का स्वाद बनाते रहेंगे। खाने पीने के लिए चटकारेदार जायका, रोड साइड शॉपिंग और देखने के लिए सुंदर सुंदर प्राचीन आश्रम और गंगा जी के सुंदर किनारे, और क्या चाहिए। या तो आप मेरी तरह पैदल घूम सकते हैं, जहां आपको हर कदम पर कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा, और इसके साथ ही आपको मौका मिलेगा प्राचीन ऋषिकेश शहर को देखने का। और अगर आप बहुत जल्दी में हैं या फिर ऋषिकेश में आपका स्टे सिर्फ सुबह से शाम तक का है, तो फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में यहाँ चलने वाली ऑटो का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग तरह की ऑटो चलती है। जैसे आवास विकास और बैराज जैसी आवासीय क्षेत्र के लिए ई रिक्शा मिल जाएगी। मार्केट एरिया के लिए आपको एक नॉर्मल बजाज वाली ऑटो मिल जाएगी। तो वहीं राम झूला और लक्ष्मण झूला के लिए आपको विक्रम मिल जाएगी। यहाँ गीता भवन और स्वर्ग आश्रम जैसे बड़े बड़े आश्रमों में रोजाना हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। इनमें से अधिकांश तो आगे चार धाम यात्रा की ओर चले जाते हैं, क्योंकि ऋषिकेश को चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हरिद्वार और ऋषिकेश तक सिर्फ गंगा जी के दर्शन को आते हैं। बहुत साफ है इनके तो अभी पानी की बर्फ बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले मतलब इतना क्लियर नहीं था पानी, अभी बहुत बढ़िया। जानकी झूला। जानकी झूला ऋषिकेश के सभी सस्पेंशन आयरन ब्रिजों में से सबसे नया है और यही पास में स्थित है मुक्ति घाट, जहां लोगों को
मुक्ति मिलती है। ये जो आप देख रहे हैं ये अयोध्या आस्था पथ है। यहीं इसी पथ में ऐसे बहुत से घाट हैं जहां बड़े बड़े योग के शिविर भी होते हैं। क्या आप जानते हैं कि जानकी झूला को बनाने की परिकल्पना 14 वर्षों से भी अधिक पुरानी है, लेकिन अलग अलग कारणों से इस झूले को बनकर तैयार होते होते 14 सालों से भी अधिक का समय लग गया। जानकी झूला को बनाने का मुख्य उद्देश्य लक्ष्मण झूला और राम झूला पर लोगों के दबाव को कम करना था। इसी की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार आने वाले समय में हनुमान झूला का भी निर्माण कराने वाली है। जैसे जैसे शाम होने लगती है वैसे वैसे जानकी झूला की दुधिया रोशनी गंगा जी पर पड़ने लगती है। तो यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ से दुबे जी से मुलाकात हो गई है हमारी, और वो भी यहाँ पे घूमने आए। भैया कितना दिन हो गया आपको आए यहाँ पे? हम लोग आए परसों आए हुए। इधर घूमे, अच्छा, उसके बाद यहाँ आए ऋषिकेश। अभी और आगे कहाँ कहाँ जाएंगे? वापसी है, कल वापस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहाँ कहाँ घूमे ऋषिकेश में? ऋषिकेश में बस पहुँचे अभी पहुँचे। और हरिद्वार में? गंगा स्नान किए और मनसा देवी। अच्छा, तो हरिद्वार में गंगा जी में आपको कुछ स्वच्छता नजर आई? हाँ, इसके बारे में कुछ बताओ। बहुत स्वच्छ हो चुका है। पहले जो गंदगी थी वो गंदगी अब गंगा जी में नहीं है। ये आगे जाकर के भले हो जाए, नहीं हो, अभी फिलहाल नहीं है। मतलब लोग जागरूक अवेयर हो गए, जागरूक हो गए। और घाट वगैरह जो वहाँ पे नए बने हैं, वहाँ पे आने वाले लोगों की सहूलियत के हिसाब से कुछ उसमें परिवर्तन नजर आया आपको? हम लोग जागरूक है, उसका कहना है ये कि प्रशासन द्वारा आदेश है कि हमको जो टूरिस्ट आते हैं उनसे ज़्यादा पैसा नहीं लेना चाहिए, नहीं ले रहे हैं। नहीं, मैं घाट की बात कर रहा हूँ। घाट अभी नए बने हैं ना कई जगह पे। हाँ, घाट में बहुत अच्छी सुविधा है। हाँ, साफ सुथरा बढ़िया, अच्छा लगा। हाँ, तो चलिए, हमारे छत्तीसगढ़ी भाइयों से मुलाकात हो गई। एक बार बोलते छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जय जोहर। जय जोहार। ऋषिकेश में सिर्फ तीर्थयात्री ही नहीं आते, बल्कि यहाँ बहुत से सैलानी भी आते हैं। शायद यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग और बाइकिंग का कल्चर बहुत तेजी से बढ़ा है। यह आपके लिए बेस्ट है मार्च अप्रैल में। इसमें गर्मी होती है। ये भी बताओ सर, रुकना, गर्मियों में हम मजा आता है राफ्टिंग में। हाँ। और कहाँ से, व्यासी से लेके आते हैं आप लोग? शिवपुरी से होती है, बरहमपुर से होती है। एक 12 होती है, 16-18 होती है। 16। अच्छा, 1200 और 1800 नहीं, किलोमीटर। अच्छा, 12 किलोमीटर की और 18 किलोमीटर की। और प्राइस क्या रहता है इसका? प्राइस शिवपुरी का रहता है 1000 रुपये। हाँ, और बरहमपुरी के 500 रुपये। 500 रुपये। हाँ। आपका कांटेक्ट नंबर बता दो अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो। हाँ, 8859 712904। फिर से एक बार, 8859 712904। ठीक है। आपका नाम? उपेंद्र भंडारी। और राफ्टिंग कंपनी का नाम? एक राज एडवेंचर है, एक हॉलीडे फन है। ऋषिकेश वो स्थान है जहां गंगा नदी पहाड़ों से उतरकर समतल धरातल पर बहती है। इसीलिए यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ इसे रिवर राफ्टिंग जैसे स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही अनुकूल बना देती हैं। रिवर राफ्टिंग के साथ साथ यहाँ बहुत से सैलानी माउंटेन ट्रैकिंग और मेडिटेशन की क्लासेस लेने के लिए भी हर साल आते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ गंगा जी के कुछ किनारे ऐसे भी हैं जहाँ बिल्कुल गोवा के बीच जैसा माहौल रहता है, तो शायद मैं पूरी तरह से गलत नहीं होऊंगा। यहाँ के कुछ घाट ऐसे हैं जहाँ बहुत से सैलानी अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ आते हैं
और इस शांत वातावरण में ऊंची ऊंची पहाड़ियों की खूबसूरती को देखते घंटों बैठे रहते हैं। फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं और अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करते हैं। पर इसमें से कुछ सैलानी ऐसे भी होते हैं जो अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जिस गंगा नदी को हम माँ की तरह पूजते हैं वहाँ तक हमें जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जाएंगे पीछे आप ये स्केच बनाते हो जी? जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनका कितना बोलते हो यार? कुछ कर इधर कितना बोलते हो? 250। एक कलर में बनाते हैं 5 मिनट लगते हैं, उसके बाद वैसे बैठे रहो, फिर मिलते जुलते। ब्लैक एंड वाइट का 200 जैसे ये वाला है नीचे। इसके 200 हैं और ये कलर वाले के ये वो बंदों को पीछे गिर रहा है सामान। ये वाले के इंडिया बुक में मेरा रिकॉर्ड है ओके। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे रहकर। वाओ ग्रेट। कुछ सामान वहाँ ले जाओगे? क्या नाम है आपका? अजय आजाद जी। और कितने साल से आप स्केचिंग कर रहे हैं? 7-8 साल से। 7-8 साल से कर रहे हैं। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। 9897 649797। कपड़े तो गिरे ना खाने के। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये वो प्लांट होता है जहाँ पूरे शहर के प्रदूषित पानी अर्थात उस पानी को जिसे हम अपने घर में दैनिक उपयोग की चीज़ों के बाद बहा देते हैं उसे इस प्लांट में लाया जाता है और फिर उसके प्रदूषण स्तर को कम से कम किया जाता है और उसके बाद उस पानी को किसी भी जल स्रोत में छोड़ा जाता है। ऋषिकेश में फिलहाल इस तरह के 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए हैं। चंद्रशेखर नगर का ये सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उन्हीं में से एक है। इसकी क्षमता 750 mld की है। अब ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि पूरे शहर के वेस्ट वाटर को या सीवेज वाटर को किसी जल स्रोत में ना छोड़ा जाए, क्योंकि किसी भी शहर का जो सीवेज वाटर होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, वो फाइनली कहीं ना कहीं जा कर के किसी न किसी जल स्रोत में ही मिलता है। पर जरा सोचिए कि अगर भारत के सभी 2 टायर एंड 3 टायर सिटीज़ अपने वेस्ट वाटर को, अपने सीवेज वाटर को पहले इस तरह से सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में से होकर के फिर अपने जल स्रोतों में छोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने नदियों का, अपने जल स्रोतों का जो प्रदूषण का स्तर है उसे काफ़ी हद तक कम कर सकेंगे। चार धाम की यात्रा पर जाते समय या फिर हरिद्वार में पिंडदान करते समय आपने हमेशा ही ऋषिकेश का एक भीड़ भाड़ वाला चेहरा ही देखा होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऋषिकेश का एक ऐसा भी चेहरा है जो गंगा मैया की ही तरह शीतल और शांत है। मंदिरों, आश्रम, साधु संतों का शहर है ऋषिकेश, जहाँ एक ओर शहरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है तो वहीं शहर की कुछ गलियाँ ऐसी हैं जहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर आपको गंगा जी के दर्शन हो जाएंगे और उतना ही साफ, उतना ही निर्मल यहाँ पे गंगा जी का ये जल है। साधु संत यहाँ तपस्या करते हैं, लोग यहाँ योग करने आते हैं, ध्यान करने आते हैं, इसीलिए ऋषिकेश को योग नगरी भी कहा जाता है। यहाँ तक कि यहाँ का जो नया रेलवे स्टेशन बना है उसका भी नाम योग नगरी रखा गया है। और हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और इस तरह से पानी की जो बोतल है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उसे ऐसे किसी कचड़े में डाल के चले जाते हैं जो कहीं ना कहीं आकर के गंगा जी में डायरेक्टली मिल जाता है। तो क्या ये हमारी जवाबदारी नहीं है कि हम हमारा जो भी कचरा है, हमारी जो भी वेस्ट मटेरियल है जो हम यूज़ करते हैं, उन्हें प्रॉपर जगह पे डालें, उन्हें डस्टबिन पे डालें, उन्हें किसी ऐसी जगह पे डालें जहाँ से वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल प्रॉपरली डिकम्पोज हो सके या फिर
उनका जो प्यूरिफिकेशन जिस हद तक पॉसिबल है उस हद तक करने के बाद उन्हें गंगा जी पर डाला जाए। देखिए, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि शहर का बिल्कुल भी वेस्ट मटेरियल या जो भी जो वेस्टेज वाटर है वो गंगा जी पे ना जाए, क्योंकि ये एक नदी है और किसी भी शहर का जो वेस्ट वाटर होता है वो फाइनली आकर के नदी पे ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे सरकार ने इतने सारे प्लांट्स लगाए हैं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए, ताकि जो वेस्ट वाटर है वो प्रॉपरली उसका रिसाइकल किया जा सके, उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है उसका जो पॉल्यूशन है उसे कम से कम किया जा सके, और उसके बाद वो जो शहर की नदी है उस पर जा कर के मिले। तो क्या ये हमारी जवाबदारी नहीं है कि हम हमारा जो भी कचरा है उसे ऐसे किसी जगह डालें जहाँ से वो प्रॉपर रिसाइकल हो सके, या फिर उसका जो पॉल्यूशन है वो कम से कम हो सके। तो ये देखो, इधर फूल माला के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी जा रही है प्लास्टिक की, और इधर अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो भी फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं वो तो हैं ही, साथ में मिट्टी के दिए नीचे नज़र आ रहे हैं। गंगा जी का पानी कितना साफ़ है, देखो यहाँ पे बिल्कुल तलहटी दिख रही है। ऋषिकेश का मौसम गर्मियों में काफ़ी गर्म तो सर्दियों में काफ़ी ठंडा होता है। तो अगर आप यहाँ सर्दियों के मौसम में आ रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े लाना मत भूलिएगा। तो ये है ऋषिकेश का मरीन ड्राइव, जो गंगा जी के किनारे किनारे राम सेतु से अगर आप आएंगे तो इसका नाम अयोध्या आस्था पथ है, और इस तरफ इसे मरीन ड्राइव कहते हैं। फ़िलहाल मैं आवास विकास कॉलोनी के पास से आगे बढ़ रहा हूँ। इस पूरे रास्ते में इस तरह से आपको जगह जगह पे वॉल पेंटिंग मिल जाएगी, जिसमें हिंदू धर्म, महाभारत और रामायण के अलग अलग दृश्यों को दिखाया गया है। और बगल में ये बेहतरीन सा खूबसूरत सा नज़ारा आपको दिख जाएगा पहाड़ों का, जिनके बगल से गंगा जी बहती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ ही यहाँ पे जगह जगह पे गंगा जी को स्वच्छ रखने की अपील भी यहाँ के नगर निगम ने की है, वॉल पेंटिंग और बोर्ड्स के माध्यम से। इस पूरे रास्ते पे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, कोई कूड़ा फैलाना, किसी प्रकार की स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या व्हीकल्स अलाउड नहीं है। सुबह सुबह काफ़ी लोग इस पूरे रूट पे मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, और कई जगह पे यहाँ पे नगर निगम के जो ओपन जिम बने हुए हैं वो भी आपको नज़र आ जाएंगे। तो नगर निगम के जो ओपन जिम है उसमें भी आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। बाकी गंगा जी के किनारे शुद्ध हवा में वॉक करने का एक अलग ही आनंद है। इधर देखिए कितना खूबसूरत सा वी लव उत्तराखंड लिखा हुआ है, और जैसे मैंने बोला कि अलग अलग वॉल पेंटिंग्स में अलग अलग दृश्य आपको दिख जाएंगे। पास से थोड़ा गंगा जी को देखते हैं। क्या अद्भुत नज़ारा है। इस तरह से ना बीच बीच में चाय वगैरह की भी दुकानें आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप चाय के शौकीन हैं तो वॉक करते करते चाय का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये शायद यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों को दिखाया गया है। शिव जी के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग जो भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में विराजमान हैं। ये बर्फानी बाबा। रात में तभी आइए जब आप दिन में इधर से गुजर चुके हो पहले, क्योंकि बीच बीच पे घाट आते हैं और कभी कभी घाट तक भी गंगा जी का जो जल है वो ऊपर चढ़ जाता है।
और कहीं कहीं पे डाइवर्शंस भी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत सकरी गलियाँ हैं जो मेन रोड पे जाकर के मिलती हैं। हालांकि ज़्यादा लंबी नहीं है, मुश्किल से 100-200 मीटर है, कहीं पे 500 मीटर है। लेकिन जब आप दिन में आएंगे तो आपको उन गलियों का भी आइडिया लग जाएगा और ये भी आइडिया लग जाएगा कहाँ पे घाट है और कहाँ पे डाइवर्शंस हैं। उसके बाद ही आप रात पे आइए। वैसे रात को काफ़ी सुनसान रहता है, तो आई वोंट सजेस्ट कि आप रात को आएँ कभी। मैं तो आ चुका हूँ, मैं यहाँ पे बहुत बार वॉक करता हूँ जब से मैं ऋषिकेश आया हूँ और यहाँ के बारे में मुझे पता चला है, तो मैं कई बार वॉक करता हूँ यहाँ पे। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी वॉक कराया जाए। देखिए यहाँ पे ना जगह जगह इस तरह से डस्टबिन की भी व्यवस्था की गई है, ताकि अगर किसी का चाय का कप है या कुछ छोटा मोटा कचरा है तो आप इसमें डाल सकते हैं। वैसे यहाँ पे खाने पीने के आपको कोई स्टॉल नहीं मिलेंगे, तो कचरे होने की संभावना बहुत कम है। गंगा जी को साफ़ करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा, नगर निगम द्वारा बहुत अच्छी पहल की जा रही है और जो यहाँ की पब्लिक है, जो आम जनता है, वो भी बहुत साथ दे रही है गवर्नमेंट का, क्योंकि कहीं ना कहीं ऋषिकेश में लोगों की आस्था गंगा जी के प्रति आज भी उतनी मजबूत है और वो चाहते हैं कि गंगा जी इसी तरह साफ बनी रहे। अच्छा, वो वहाँ पे त्रिवेणी घाट नज़र आ रहा है जहाँ पे गंगा आरती होती है। मैंने त्रिवेणी घाट की गंगा आरती का एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल अजराज छत्तीसगढ़ पे जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। देखिए, बहुत ही प्यारी आरती होती है और बहुत ही भव्य आरती होती है गंगा जी की। यहाँ से क्या आपको गंगा जी की कलकल धारा सुनाई दे रही है? मुझे तो बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है। आई होप कि वीडियो में भी बहुत अच्छे से आ रही होगी। और उधर का दृश्य देखिए, कैसी लालिमा छा रखी है, जैसे सूरज उगने वाला हो। हालांकि सूरज जो है वो उग चुका है। तो कुछ देर शांति से गंगा जी की इस कलकल धारा का मधुर संगीत सुनते हैं। देखिए, किसी भी परियोजना की सफलता या असफलता का जो सही अनुमान है, सही आकलन है, वो तभी लगता है जब आप उस परियोजना से संबंधित चिन्हित स्थानों से परे किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ उस परियोजना की सच्चाई होती है। यहाँ पर देखिए, ये जो घाट है, असल में ये घाट भी नहीं है। ये जो मॉर्निंग वॉक के लिए जो ये बना हुआ है मरीन ड्राइव, उसके पास देखिए गंगा जी का ये किनारा है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर कोई कूड़ा कचरा होता तो यहाँ आकर के ज़रूर इकट्ठा होता, क्योंकि यहाँ पे देखिए नदी की जो धार है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ एक छोटा सा चक्कर भी बना रही है। और यहाँ पे सिवाय फूलों के अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। कितना साफ नज़र आ रहा है देखिए। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का पर्याय है कि वाकई अब यहाँ के लोग और सरकार गंगा जी की साफ़ सफाई के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और हर दिन हर रोज़ ये प्रयास कर रहे हैं कि गंगा जी आने वाले कई सालों तक हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करती रहे। त्रिवेणी घाट में होता है हमारी आस्था का गंगा मैया में अद्भुत समागम। यहाँ की गंगा आरती देखकर मन पवित्र हो जाता है, शांत हो जाता है। त्रिवेणी घाट में हर रोज शाम के समय गंगा मैया की एक भव्य गंगा आरती होती है और इसे देखने
हर रोज यहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं। गंगा आरती के पहले यहाँ हर रोज देशभक्ति के गीत और भजन भी गाए जाते हैं। भक्तिमय संगीत, दीपदान, हजारों श्रद्धालुओं का रोज यहाँ आना, कभी सोचा है कि इन सब के बावजूद गंगा जी और ये घाट इतने साफ कैसे रहते हैं? इस सफाई के पीछे होती है सैकड़ों सफाई कर्मियों की मेहनत, जो न ठंड देखते हैं, न बारिश देखते हैं, न गर्मी देखते हैं। हर रोज सुबह हो या शाम अपना काम निष्पक्ष तरीके से, निष्पाक तरीके से करते रहते हैं। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और रात के समय यहाँ का टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री तक डाउन हो जाता है। फिर भी ये सभी सफाई कर्मी हर रोज इन घाटों पर आते हैं और पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं और गंगा जी को स्वच्छ बनाने में अपना पूरा योगदान देते हैं। 130 करोड़ से भी अधिक आबादी वाले हमारे देश में किसी भी परियोजना का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि नमामि गंगे परियोजना अब धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी है। लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश का सबसे पुराना आयरन सस्पेंशन ब्रिज है, अर्थात सबसे पुराना लोहे का पुल है। क्या आप जानते हैं कि इसका निर्माण
सन 1927 से 1929 के बीच कराया गया था। जी हाँ, आपने सही सुना, इस झूले का निर्माण अंग्रेजों के शासनकाल में करवाया गया था और यही वजह है कि इस झूले को देखने के लिए दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं और दूर दूर से पर्यटक आते हैं, क्योंकि तत्कालीन समय में इस झूले का निर्माण कराना कोई आसान काम नहीं था। आज के इस आधुनिक दौर में इस तरह के लोहे के पुल आपको अधिकांश शहरों में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जरा सोचिए कि सन 1927 में जब ना तो इतने आधुनिक उपकरण हुआ करते थे, ना ही इतनी एडवांस इंजीनियरिंग, और ऊपर से हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था, फिर भी इस ब्रिज का निर्माण कराया गया और ऐसा कराया गया कि आज भी लक्ष्मण झूला यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों का भार आराम से सह लेता है। त्रिवेणी घाट हो या फिर लक्ष्मण झूला, ये सफाई कर्मी आपको हर जगह दिख जाएंगे, जो दिन के हर पहर ऋषिकेश को साफ रखने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अभी टूरिस्ट आते हैं भैया? मतलब जैसे ऊपर चार धाम यात्रा चलती तो ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं या अभी नॉर्मल ही है? वैसा भी इस समय तो नॉर्मल रहते हैं। नॉर्मल रहते हैं। एक सफल परियोजना वो होती है जो सिर्फ सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं होती, बल्कि आंखों से उसकी सफलता देखी जा सकती है। कुछ ऐसा ही मानना है इस चाय वाले का। पहले की अपेक्षा साफ हो गई? पहले तो बहुत गंदगी थी, पन्नी डाल दिया, फिर डाल दिया, वो चीज़ भी नहीं मिलेगी, अब नहीं रहती। और जो यहाँ पे यात्री आते हैं उनके अंदर भी थोड़ी जागरूकता आई है साफ सफाई को देख के। लेकिन अंग्रेजों के शासन काल में बनना मात्र ही लक्ष्मण झूला को इतना खास नहीं बनाता है। इसके साथ हमारे हिंदू धर्म की एक बहुत ही खास मान्यता भी जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ इस क्षेत्र में आए थे तो गंगा जी को पार करने के लिए लक्ष्मण जी ने जूट की रस्सियों से एक पुल अर्थात झूला बनाया था, जिसे लक्ष्मण झूला कहा गया। उसी की तर्ज पर सन 1927 से 1929 के बीच में इस लक्ष्मण झूले का निर्माण कराया गया। ऋषिकेश शहर में स्थित सभी लोहे के इन झूलों में से लक्ष्मण झूला एक ऐसा झूला है जो शहर से काफी दूर है और पहाड़ों के काफी नजदीक। शायद इसीलिए यहाँ पूरे दिन बहुत तेज और ठंडी हवाएं बहती रहती हैं। इसीलिए यहाँ आने वाले यात्रियों को अक्सर ये लगता है कि उनके चलने पर शायद यह झूला हिलने लगता है। अब क्योंकि ये जगह इतनी खास है तो यहाँ आकर सेल्फी लेना और रील बनाना तो आज के सोशल मीडिया के दौर पे बनता ही है। बट आज के इस दौर में भी बहुत से श्रद्धालु ऐसे हैं जो गांव से आते हैं या ऐसे शहरों से आते हैं जहाँ पे सोशल मीडिया का उतना चलन नहीं है। अभी केवल सैटरडे संडे है। सैटरडे संडे? हरिओम भाई। अच्छा, अभी केवल सैटरडे संडे है, अदरवाइज इतना नहीं है टूरिस्ट। यात्रा के टाइम पे ज़्यादा रहते होंगे, चार धाम यात्रा के टाइम? चार धाम यात्रा का अपना अलग वो है जी। उस टाइम पे क्या है, अभी क्या है, जैसे अब आपका लॉकडाउन चला पूरा, उसमें क्या है काफ़ी सारी बंदी से थी बॉर्डरों पे। वो बॉर्डरों पे जब बंदी से कम करी तो यात्रा भी खुली है। अब क्या ऊपर गए हैं, अब तो कपाट बंद हो चुका है, चार धाम के डाउन हो चुका है। अब जब फिर मार्च में खुलेगा फिर से यात्रा लाइन चालू हो जाएगी। भाई ये है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जैसे यहाँ से डाउन जाएंगे तो वहाँ तो नॉर्मली बात है, गंदगी है। आप यहाँ से जितना आप चढ़ेंगे उतना आपको शुद्धता मिलेगी यहाँ से जितना चढ़ेंगे। बाकी जो है जैसे इन लोगों ने नमामि प्रोजेक्ट चलाया है, पहले तो इनको इसके अकॉर्डिंग होटल बसाने नहीं थे किनारों पे, बसाए हैं तो उनकी गंदगी तो वेस्टेज तो आ जाएगा ही जाएगा। और यह है कि बहुत कम हो चुका है, पहले से कम हो चुका बहुत पहले से क्या बहुत कम। और जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं सफाई को लेकर के? पहले जैसे गंदगी
वो अभी भी वैसे ही गंदगी कर रहे हैं। अभी भी वैसा ही है। 9897711612। जानकी झूला और राम झूला की ही तरह लक्ष्मण झूला भी रात के समय जगमगा उठता है। हो हलतो ना तो। ऋषिकेश से जुड़ी हुई हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत सी पौराणिक मान्यताएं हैं। शायद इसीलिए ऋषिकेश का हमारे तीर्थों में एक विशेष स्थान है। उन्हीं में से एक पौराणिक मान्यता के अनुसार ऋषिकेश वही स्थान है जहां भगवान शिव ने अमृत मंथन के समय निकला हुआ विष ग्रहण किया था और उसके बाद से भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ गया था। ऋषिकेश से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर पहाड़ियों के बीच स्थित है भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर। तो ये है मोहनी बाबा आश्रम, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। और पीपल कोटी तक शेयरिंग वाली टैक्सी में आने के बाद पीपल कोटी से 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग में कर रहा हूँ नीलकंठ महादेव तक। प्राइवेट गाड़ियाँ आ रही हैं और मैं कर रहा हूँ ट्रैकिंग। 5 किलोमीटर्स की ट्रैकिंग है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहाड़ों में 5 किलोमीटर और वो भी चढ़ाई। हालांकि रोड ऐसी है, गाड़ी वाली जो रोड है उससे कर रहा हूँ। एक ट्रैकिंग जो रूट है वो राम झूला के पीछे से जाता है। अगर आप बस अड्डे के पास से टैक्सी लेते हैं शेयरिंग वाली तो वो आपको पीपल कोठी तक छोड़ेगी। 80-90 रुपीज़ उसका किराया है। और अगर आप राम झूला के पास से टैक्सी लेते हैं शेयरिंग वाली तो वो आपको नीलकंठ तक लेके जाएगी पूरा। उसका जो किराया है वो शायद 200 रुपये आने जाने का है। और लेकिन उनके साथ ये रहता है कि वो जब तक 12 पैसेंजर पूरे नहीं हो जाते वो छोड़ते नहीं हैं। और ये जो है ये चलते रहते क्योंकि रास्ते में बहुत सारे गांव में लोग उतरते हैं और चढ़ते हैं, तो इनका उधर से मैनेज हो जाता है। ये रुद्राक्ष के फल हैं। हाँ, मतलब ये रुद्राक्ष के फल है ना, ये इसको छीलने से रुद्राक्ष निकलता है अंदर से। इधर कुछ होटल्स वगैरह भी बने हुए हैं। रेड फोर्ट, ये क्या चीज़ है? ये संजीवनी पौधे हैं सर, पानी में डालने से हरे होते हैं। अच्छा, घर में रखने के लिए। और वो छोटे वाले? वो वाले? ये वही चीज़ है, सूखे अच्छा, पौधे होते हैं, पानी में इसको डालते हैं ना पानी में। अच्छा, तो फिर ये ऐसे हो जाते हैं? वो ऐसे हो जाएंगे वो। अच्छा, जैसे ये 4 का है, ये 4 का, ये 4 का, ये 4 का, 4 का, वो 2 का है। अच्छा, जैसे आप इसको यहाँ से ले जाओगे पानी में डाल दो रात भर में, सवेरे ऐसे फूल जाएंगे। ऐसे क्योंकि फूल उसमें जाएंगे। पानी में ही रखना है इसको। अच्छा, और ये मतलब कब तक रहते हैं? खराब हो जाते हैं? तो ये खराब नहीं होते सर, खराब नहीं होते। 3-4 साल तक प्लांट है, चलते रहते हैं। चलते रहते हैं 3-4 साल तक। असली पौधे हैं ना। खाली इसमें पानी जैसे मिट्टी माटी की कोई जरूरत नहीं, इसमें गिलास ले लो पानी में डाल दो। इसको रखना भैया घर पे शुद्ध होता है, दवाई में भी काम आता है ये। अच्छा, जैसे पेट में गैस है या पथरी लाल पीली पेशाब होती है ना, हाँ, तो मेन तो ये जड़ी बूटी है। अब आजकल दवाई को कौन मानता है? सही बात है। और मैं पहुंच चुका हूं प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर। ये सामने गेट दिख रहा है मंदिर का, नीचे की ओर सीढ़ियाँ जाती हैं। यहाँ पे पार्किंग है और पूरे रास्ते इस तरह से फूल, प्रसाद, खाने पीने की दुकानें हैं। चलिए अंदर चलते हैं मंदिर में। इस मंदिर के पंडित जी बताते हैं
कि यही वो स्थान है जहां भगवान शिव ने अमृत मंथन के समय निकला हुआ विष ग्रहण किया था। उस विष को ग्रहण करने के बाद उनके कंठ में बहुत तीव्र जलन हुई थी। तब माता पार्वती ने उनके कंठ को निकालकर इसी स्थान पर रख दिया था और तभी से ये स्थान नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ आने वाले भक्तों की मान्यता है कि भगवान नीलकंठ महादेव उनके सारे दुख ठीक उसी तरह से हर लेते हैं जिस तरह से समुद्र मंथन के समय देवताओं की भलाई के लिए भगवान महादेव ने विष का ग्रहण किया था। मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है और हमारी अचरा छत्तीसगढ़ की टीम इस बात का पूरा सम्मान करती है। हमारे भारतवर्ष में बहुत से धर्म हैं और उन सभी धर्मों के ऐसे बहुत से धार्मिक स्थल हैं जहां एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचालन होता है जिसे कैमरे या फोटो में कैद नहीं किया जा सकता। यहाँ एक झरना भी बहता है, हालांकि इस मौसम में इसमें पानी बहुत ही कम है। मेरा मानना है कि जब तक आप अपने आप को नहीं खोजेंगे, आप अपने आप को सुधारेंगे कैसे? जब हम खुद को खोज सकेंगे तभी तो हम खुद में सुधार ला सकेंगे और जब हम सुधरेंगे तभी तो समाज सुधरेगा और तभी तो देश सुधरेगा। बस ऐसे ही कुछ एहसासों को ढूंढते हुए मैं पहुंच चुका हूं महर्षि महेश योगी के इस 84 कुटिया आश्रम में, जिसे 84 कुटिया आश्रम भी कहा जाता है, 84 कुटिया आश्रम कहा जाता है और इसका एक नाम द बीटल्स आश्रम भी है। और ये वो आश्रम है जहाँ आज से लगभग 53 वर्ष पहले 53 ईयर्स अगो द बीटल्स रॉक बैंड आए हुए थे मन की शांति खोजते हुए। 1968 में जब द बीटल्स यहाँ आए तो उन्होंने ऋषिकेश के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया से बहुत से फॉरेनर्स मन की शांति के लिए आध्यात्म की खोज में ऋषिकेश आते हैं और ना सिर्फ वो यहाँ आते हैं बल्कि यहाँ काफ़ी समय भी व्यतीत करते हैं। और इसीलिए ये आश्रम आज पूरे ऋषिकेश में द बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाता है। इन छोटी छोटी कुटियाओं में, इन छोटे छोटे शिविरों में जब लोग आते होंगे, यहाँ रहते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, तो मैं बस उस समय को इमेजिन करना चाह रहा हूँ कि एक तरफ महर्षि महेश योगी, मेडिटेशन और द बीटल्स, क्या समय रहा होगा वो। Yes, so my name is Abhishek and I'm going to sing my own song in Assamese. It's called Devta and Devta means father. So yeah. Abeli rajak bota jake na janu ki kobo khujemu ditho kota sun janane ki khopun lagemu Devta kota sa Bisari asumoy tuma na janu kod golage okol khoriya asumoy janane. Thank you so much. So यहाँ बीटल्स आश्रम की इन खूबसूरत खंडहरों को देखते हुए मेरी मुलाकात हो गई अभिषेक उपाध्याय जी से। इन्होंने भी जस्ट अभी अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है। इनके चैनल का नाम है अभिषेक द यंग ब्रह्मा। अभिषेक द यंग ब्रह्मा। चैनल पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी वीडियोस हैं उन्हें लाइक करिए और शेयर करिएगा। काफ़ी अच्छा ये गाना गाते हैं। अभी जो आपने गाना सुना इन्होंने ही गाया हुआ था, हालांकि आसामी लैंग्वेज में था, लेकिन गाने के स्वर और गाने की जो धुन थी काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी,
बहुत ही मधुर थी. Thank you so Thank much. you. So my best wishes to you for your channel and for your singing career also. Thank you, sir. Nice to meet you. Thank you so much. पर कभी सोचा है कि हम इंसान गंगा जी को क्या दे रहे हैं? कभी हम टूरिस्ट बन के आते हैं, कभी हम दर्शनार्थी बन के आते हैं, कभी हम 4 धाम की यात्रा पे आते हैं, तो कभी हम अपने पितरों का तर्पण करने आते हैं. कहीं हम लोकल बन जाते हैं, कहीं हम व्यवसायी बन जाते हैं, लेकिन हर रूप में, अपने हर स्वरूप में हम गंगा जी में कहीं ना कहीं गंदगी फैला रहे हैं. हमें जीवन देने वाली उस गंगा जी को हम दूषित कर रहे हैं. तो क्यों ना आज हम सब मिल के एक प्रण लें कि कम से कम हमारी तरफ से हम ये कोशिश करेंगे कि जाने या अनजाने में गंगा जी में हम किसी तरह का कोई प्रदूषण ना फैलाएं. सरकारें आती जाती रहेंगी, गवर्नमेंट चेंज होती रहेगी, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहेगा, बीच बीच में कमेटियां भी बनती रहेंगी, NGOs भी अपना काम करते रहेंगे, लेकिन अंततः ये सारी चीज़ें आकर के रुक जाती है आपके और हमारे जैसे लोगों के बीच में. इन सब की एक सीमा है, हमारी भी एक सीमा है. एक अकेला इंसान परिवर्तन नहीं ला सकता, लेकिन अगर हम सब अपने अंदर परिवर्तन ले आए तो शायद इस समाज में परिवर्तन आ जाए, इस देश में परिवर्तन आ जाए.